अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम सर। Islam, sir. Thank you. Welcome in the online class of medical microbiology. Dear students, if you have questions from previous lectures, you can ask those questions or you can type questions in chat box. I would like कि जो लास्ट हमारी क्लास थी उसमें जो टॉपिक हमने पढ़ा पहले उसको थोड़ा सा ब्रीफली रिवाइज कर लिया जाए और देन हम आज के अपने टॉपिक पे बात करेंगे। तो हर लेक्चर में स्टूडेंट्स की ड्यूटी लगी होती है, तो क्या ज्वाइन कर लिया है स्टूडेंट्स ने जिनके जिम्मे ये लेक्चर था? यस सर। अज़का तारिक, थैंक यू बेटे। तो काइंडली आप रिवाइज करें, थोड़ा सा ब्रीफली करना है आपने कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। जी अज़का। सर लास्ट टाइम हमने वेरिएंट स्ट्रेप्टोकोकाई पढ़ा था। ये अल्फा हिमोलिटिक बैक्टीरिया है। ये पार्शियल हिमोलाइसिस कॉज करता है जब इसका एक्सपोजर ऑक्सीजन के साथ होता है। जो हिमोलाइसिस का जोन है उसका लाइट ग्रीनिश कलर नजर आता है। इसकी मॉर्फोलॉजी है कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई अरेंज इन लॉन्ग चेन हैबिटेट। इट इज नेचुरली प्रेजेंट इन माउथ एंड फेरेंक्स। इसमें 6 स्पीशीज इन्वॉल्व हैं। स्ट्रेप्टोकोकस नमूना, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूटन, स्ट्रेप्टोकोकस सेंगस, स्ट्रेप्टोकोकस कैलिवेरियस, स्ट्रेप्टोकोकस मिलेरिया, स्ट्रेप्टोकोकस विटिया। सर एक मिनट। शाबाश अज़का, दैट्स गुड। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई। इट्स अ ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल स्पीशीज और अज़का हमें स्पीशीज के नेम्स बता रही थी। जी जमीला रानी, यस अज़का इज बैक। ओके ओके, कंटिन्यू प्लीज बेटा। सर ये नॉर्मल रूटीन में डिजीज कॉज नहीं करता। इसे ये रिकॉल करता है प्रीडिस्पोजिंग कॉजिंग फैक्टर, फिर ये डिजीज कॉज करता है। इसकी एक डिजीज है डेंटल केरीज। जब बैक्टीरिया लॉन्च करता है हमारे टीथ में किसी भी इरेगुलरिटी की वजह से, तब ये एक डिजीज कॉज कर सकता है। एक्सेसिव इनटेक ऑफ सुक्रोज रिच डाइट, और जब हम टीथ की क्लीनिंग नहीं करते तो फिर ये बैक्टीरिया को जगह मिल जाती है टीथ के साथ अटैच करने की, तरह डिजीज कॉज कर सकता है। और लैक्टोबैसिलस और बायोस्ट्राइडियम बैक्टीरियम फूड की फर्मेंटेशन कॉज करते हैं, और इसकी वजह से जो एसिड प्रोड्यूस होता है और टीथ की कवरिंग इनेमल को डिस्ट्रॉय करता है। इसकी वजह से डिजीज कॉज करता है। इसकी ओके दूसरी ओके, डिजीज है इन्फेक्टिव राइट एंडोकार्डिटिस। राइट राइट अज़का, अज़का राइट फॉर अ मोमेंट। एक्चुअली इन डेंटल केरीज नेचुरल प्रोटेक्शन जो नेचर ने हमारे टीथ को प्रोवाइड की है वो दो करेक्टर्स हैं। वन करेक्टर है कि हमारे टीथ की सरफेस स्मूथ है। सेकंड करेक्टर है कि इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है नेचर ने विद द हेल्प ऑफ टीथ इनेमल। तो जब ये दोनों काम, दोनों चीज़ें, दोनों प्रोटेक्शन जो नेचर ने प्रोवाइड की हैं डैमेज हो जाती हैं, स्मूथनेस डैमेज होगी तो बैक्टीरियल स्पीशीज, स्ट्रेप्टोकोकल स्पीशीज लॉज हो सकेंगी। और फिर फूड रह जाए जो कि सुक्रोज रिच हो, उस फूड की
उस डाइट की फर्मेंटेशन करते हैं लैक्टोबैसिलाई एंड बाइफिडोबैक्टीरियम। एज अ रिजल्ट फिर एसिड प्रोड्यूस होता है और वो एसिड्स जो फर्मेंटेशन के रिजल्ट में बनते हैं वो टीथ इनेमल को डैमेज कर देते हैं। तो दोनों प्रोटेक्शन, स्मूथनेस ऑफ टीथ एज वेल एज टीथ इनेमल, जब ये दोनों काम हो जाएं तो देन बैक्टीरिया टीथ के टिश्यू में इन्वेड करते हैं और फिर वो डैमेज काज करते हैं। स्लोली, बहुत स्लो प्रोग्रेशन है डिजीज की। थैंक यू अजका। सेकंड एक और डिजीज हमने पढ़ी थी, मैंने एक स्टूडेंट का नेम बोला था, यस, जमीला रानी जी Yes, बेटे। sir. सेकंड डिजीज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो लेट अस नो कि ये क्या चीज है। Yes, sir. Second disease जो इस बैक्टीरिया के ग्रुप की वजह से कॉज होती है उसका नेम है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव बेसिकली हम यूज करते हैं फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पे जो इसकी स्पीशीज इन्वॉल्व होती हैं वो मोस्टली होती हैं स्ट्रेप्टोकोकस सैंग्विस, स्ट्रेप्टोकोकस मेयर, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स, एंटामेलेराई। और एंडोकार्डाइटिस मीन्स कि यहाँ पे कोई कार्डियक मसल्स का जो इन्फेक्शन होगा, ठीक है। इसके जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, या फिर इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि जो ससेप्टिबल इंडिविजुअल्स हैं जिनमें ये डिजीज ज़्यादा चांसेस हैं, उनमें आ जाते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज पेशेंट्स, यानी कि उनमें ऑलरेडी ये डिजीज हो तो फिर ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सेकेंड, इफ देयर इज सम कंजेनिटल हार्ट डिजीज पेशेंट में हो। थर्ड, ये कि उसने अगर कार्डियक सर्जरी करवाई हो। फोर्थ, जो इंटरवेनस ड्रग्स के एब्यूज करते हैं, लाइक वो सेरस डिप्रेसर यूज़ करते हैं जो एडिक्टेड पर्सन होते हैं। एंड फिफ्थ के जो अगर हमने इंट्रावेनस शंट्स डाले हों, बल्कि जिस तरह से जो है वो हॉट वॉल चेंज करते हैं। एंड सिक्स वाला था कि अगर पेशेंट भी हमने एंडोस्कोपी की हो। तो ये बेसिकली प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं फॉर द डिजीज ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। थैंक यू जमीला, थैंक यू बेटे, शुक्रिया, वेल सेड। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस अगेन इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप स्ट्रेप्टोकोकल स्पीशीज, ये डिजीज काज करती हैं जिसमें हार्ट की वॉल्स की इन्फ्लेमेशन होती है और उसकी प्रोफिशिएंसी अफेक्ट होती है। इन हेल्दी इंडिविजुअल्स बैक्टीरिया आसानी से डिजीज काज नहीं कर पाते। मैकेनिज्म डिजीज काज करने का सेम है कि ये बैक्टीरिया फेरिंक्स पे एंड ओरल कैविटी में प्रेजेंट है। वुंड्स रिक्वायर्ड होंगे एंटर होने के लिए और फेगोसाइटोसिस से भी एस्केप करना होगा इन बैक्टीरिया को। देन वो इंडिविजुअल्स ज़्यादा एट रिस्क होते हैं, ज़्यादा टारगेट बनते हैं, ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जिनमें हार्ट का कोई इशू प्रेजेंट हो, लाइक रूमेटिक हार्ट डिजीज है, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीजेस हैं, प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व्स हैं, एंडोस्कोपी है, कार्डियक सर्जरी करवा लेते हैं हम, या हम स्टंट्स यूज करवाते हैं, शंट्स यूज करना पड़ जाते हैं। और वो इंडिविजुअल्स भी जो इंट्रावीनस ड्रग्स का एब्यूज करते हैं, दे आर आल्सो मेजर टारगेट फॉर स्ट्रेप्टोकोकल स्पीशीज। राइट स्टूडेंट्स, अब अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, यू कैन आस्क दोज क्वेश्चंस। सर इसकी ट्रीटमेंट को आप ब्रीफ सा बता दें। Okay, right, Sana, thank you. Treatment options in case of infective endocarditis. ट्रीटमेंट ऑप्शंस सेम हैं जो कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस की थी। लेट मी रिवाइज फॉर यू कि ये बैक्टीरिया पेनिसिलिन पेनिसिलिन को रेस्पॉन्ड करते हैं और पेनिसिलिन को अगर कुछ लोग सेंसिटिव हों तो अदर जो जनरेशन्स हैं पेनिसिलिन की,
उनको वो एफिशिएंटली इन बैक्टीरिया को किल करने के काबिल हैं। 3 ड्रग्स हैं जो इनिशियली ट्राई करनी चाहिए: एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन। 90% से ज़्यादा स्ट्रेप्टोकोकल स्पीशीज रेस्पॉन्ड करती हैं, सेंसिटिव हैं। अगर आपने इससे रिकवरी नहीं हो रही तो इसके बाद जो ग्रुप ट्राई किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट वो टेट्रासाइक्लिन्स हैं। टेट्रासाइक्लिन ये नोट कर लें, शायद पहले मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया। अगर पहला ग्रुप एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन इनमें से कोई एक यूज करेंगे, रेस्पॉन्स नहीं मिलता, तो एक सेकंड ऑप्शन भी प्रेजेंट है कि आप टेट्रासाइक्लिन यूज कर सकते हैं। ये भी एक ग्रुप है, पेनिसिलिन्स की जनरेशंस का एक ग्रुप है। कुछ मेंबर्स मैं नोट करवा देता हूं आपको। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, अगर आप चाहें तो मैं इस ग्रुप के 2-3 मेंबर्स को चैट बॉक्स में टाइप कर देता हूं। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन and other one is chlortetracycline। अभी क्लोरोफेनिकॉल भी एफिशिएंटली इस बैक्टीरिया को किल करता है, बट क्लोरोफेनिकॉल के कुछ साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं। तो इसलिए बेहतर होगा कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो कि सेफ है, एज अदर ऑप्शन ऑफ ट्रीटमेंट इसको यूज करना चाहिए। इसको बैक्टीरिया रेस्पॉन्ड करते हैं। इन केस ऑफ डेंटल केरीज के केस में ट्रीटमेंट थोड़ा विद लो प्रोग्नोसिस है। प्रोग्नोसिस कहते हैं ट्रीटमेंट के पॉसिबल आउटकम। सर्वाइवल चांस। ये जो आप ट्रीटमेंट करते हैं उसका आउटकम क्या निकलेगा, क्या चांसेस होंगे, क्या सक्सेसफुल होगा या कि नहीं होगा। तो इसको कहा जाता है थेराप्यूटिक प्रोग्नोसिस। खैर, आप इन केस ऑफ डेंटल केरीज आपको 2 काम करना पड़ेंगे, क्योंकि जब डेंटल केरीज बैक्टीरिया काज कर रहे होते हैं तो ये टीथ टिश्यू को डैमेज कर रहे हैं। जितना टीथ का टिश्यू डैमेज हो चुका है उसको रिमूव करना होगा। रिमूव करके तो फिलिंग करवाने से पहले डेंटिस्ट, मोस्ट ऑफ द डेंटिस्ट ये वाला काम, जो अच्छे डेंटिस्ट हैं वो ये काम करते हैं। क्या करते हैं कि आपके टीथ को रिन्यू करेंगे, जो डैमेज्ड पोर्शन है उसे टीथ का उसे रिमूव करेंगे, और देन उसको फिल करने से पहले एटलीस्ट फॉर 3 to 5 days अगर एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स ले ली जाएं, पेरेंटल रूट से भी एज वेल एज लोकल एप्लीकेशन भी माउथ में, ताकि बैक्टीरिया जो एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल हैं डेंटल केरीज के उनको एलिमिनेट किया जा सके। और फिर उसके बाद अगर डेंटल केरीज में फिलिंग करवाई जाए तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो आपका ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होगा। और अगर ऐसा आप नहीं करेंगे, डैमेज्ड पार्ट, डैमेज्ड पोर्शन ऑफ टीथ अगर उसको रिमूव किए बगैर आप एंटीबैक्टीरियल्स लेंगे या ट्रीटमेंट के लिए पूरा ड्यूरेशन फॉलो नहीं करेंगे,
तो देन चांसेस हैं कि डेंटल केरीज में जो आपने फिलिंग करवाई है वो आफ्टर शॉर्ट ड्यूरेशन डैमेज हो जाए और आपको दोबारा से इस डिजीज के सर्कमस्टांसेस को फेस करना पड़े। राइट स्टूडेंट्स, एल्स आप कुछ और पूछना चाहें, कोई सवाल करना चाहें प्रीवियस लेक्चर में से? ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है उस बैक्टीरिया का नेम है नीमोकोकस निमोनी। नीमोकोकस निमोनी। प्रीवियसली इस बैक्टीरिया का नेम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लिखवाया भी था, लेकिन इसको पर्टिकुलरली क्योंकि ये इसका मेजर जो डैमेज ये बैक्टीरिया काज करता है, मेजर इन्फेक्शन जो ये बैक्टीरिया काज करता है, दैट इज निमोनिया। तो इस बैक्टीरिया को फिर ये नया जीनस एलोकेट कर दिया गया। अब इसको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की बजाय नीमोकोकस निमोनी कहा जाता है और अभी तक एक ही स्पीशी है इस जीनस के अंडर। मॉर्फोलॉजी इस बैक्टीरिया की स्लाइटली डिफर करती है। ये ग्राम पॉजिटिव है, कोकाई है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन पेयर्स है, दो दो बैक्टीरिया इकट्ठे होते हैं। दैट्स वाई इसको डिप्लोकोकाई, ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई कहा जाता है। ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई। एक और करैक्टर इसमें मौजूद है कि पॉलीसैकेराइड इन नेचर, कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, कैप्सूल प्रेजेंट है जो कि इन कंपैरिजन टू अदर स्ट्रेप्टोकोकाई थिक है, यानी कि इसका कैप्सूल स्ट्रॉन्ग है। ये इसकी मॉर्फोलॉजी है कि ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई विद थिक पॉलीसैकेराइड कैप्सूल। और आप इसके कैप्सूल को माइक्रोस्कोप के अंडर विजुलाइज कर सकते हैं। बाकी बैक्टीरिया में जितने हमने पढ़े हैं उनमें कैप्सूल को विजुलाइज करना इतना इजी नहीं है, एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है। वेयरएज नीमोकोकस का कैप्सूल थिक है। अगर आप कैप्सुलर स्टेनिंग करें, कैप्सुलर स्टेनिंग क्या होती है ये आप प्रैक्टिकल में देखिएगा या ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। नेगेटिव स्टेनिंग का नेम भी दिया जाता है इसे। स्टेनिंग करके ब्राइट फील्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जब आप इसको 100x के ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर देखेंगे, यानी कि 1000x की मैग्निफिकेशन से 1000 टाइम्स एनलार्ज करके हम बैक्टीरिया को देखते हैं, तो आप इसके कैप्सूल को ऑब्जर्व कर सकेंगे। क्योंकि इसका कैप्सूल थिक कैप्सूल है, थिकनेस ज़्यादा है, इसलिए आसानी से आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। हैबिटेट, तो ये बैक्टीरिया भी नेचुरल इनहेबिटेंट है। साइट थोड़ी सी डिफर करती है। ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है नेजोफेरिंक्स पे। नेजोफेरिंक्स ये एक ऐसी साइट है जो दो सिस्टम्स की कॉमन साइट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एज वेल एज डाइजेस्टिव सिस्टम। नेजोफेरिंक्स ये यहाँ पे ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम अब इसको डिजीज काज करने के लिए, अगेन इन्वेड करने के लिए, नेचुरली प्रेजेंट है ह्यूमन में, इन्वेड करने के लिए सिमिलर फैशन में
इसको वूंड्स रिक्वायर्ड होंगे, और वूंड्स कहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे? नेजोफेरिंक्स पे। और नेजोफेरिंक्स पे वूंड्स अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम इन केस ऑफ वायरल इंफेक्शंस और in case of bacterial chronic bacterial infections or in case of mycotic infections। इन तीनों इंफेक्शंस जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम के इंफेक्शंस में फ्रीक्वेंट कफिंग अगर इंडिविजुअल में मौजूद है तो देन ऐसे लोगों में नेजोफेरिंक्स पे वूंड्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। Let me repeat for you. Most of the time pneumococcus जो कि नेजोफेरिंक्स पर प्रेजेंट है, वायरस जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को टारगेट करते हैं और कफिंग मेजर साइन होता है, बैक्टीरिया जो कि क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज काज करते हैं और उनके साथ भी कफिंग के साइंस प्रेजेंट हों, या फंजाई जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंफेक्शन काज करती हैं और कफिंग प्रेजेंट हो। समटाइम्स कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं कि जिनमें इंफेक्शंस नहीं होते और उनमें अनआइडेंटिफाइड कफिंग होती है, समटाइम एलर्जेंस की वजह से, समटाइम्स ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से, समटाइम्स उनके अराउंड जहाँ पे वो प्रेजेंट हैं एयर में अगर इरिटेटिंग केमिकल्स हैं तो उनमें भी कफिंग होती है। अब वुंड्स रिक्वायर्ड होंगे पर्टिकुलर साइट पे, नेजोफेरिंक्स पे। अब जो नेक्स्ट इसका प्रोसीजर है वो सेम है, क्योंकि इसमें भी कैप्सूल प्रेजेंट है। नॉन कैप्सुलेटेड को तो फेगोसाइट्स मार देंगे, वेरएज कैप्सुलेटेड फेगोसाइट्स से एस्केप कर जाएंगे। एस्केप करेंगे तो फिर वो सरवाइव करेंगे। अब ये बैक्टीरिया नीमोकोकस निमोनी, ये कोई बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स प्रोड्यूस नहीं करता। एक टॉक्सिन इसका कैरेक्टराइज्ड है, नोन है, दैट इज नीमोलाइजीन। हीमोलाइजीन है। हीमोलाइजीन्स को बैक्टीरिया के नेम के रेफरेंस से डिस्क्राइब कर दिया जाता है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस में स्ट्रेप्टोलाइजीन का वर्ड यूज होता है और स्टेफलोकोकस में स्टेफलोलाइजीन का वर्ड यूज होता है। नीमोकोकस के केस में हीमोलाइजीन्स को नीमोलाइजीन्स कहेंगे। ये एक प्रोमिनेंट टॉक्सिन है जो नीमोकोकस निमोनी प्रोड्यूस करता है। नो डाउट जब ये टॉक्सिन ब्लड में प्रेजेंट होगा और बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होगा तो सेप्टिसीमिया होगा ऐसे इंडिविजुअल्स में। लेकिन नीमोकोकस निमोनी की वजह से लीथल टाइप का सेप्टिसीमिया नहीं होता, बहुत ज़्यादा लीथल इन्फेक्शन नहीं है ये, जैसे स्टेफ ऑरियस में है कि शॉक काज कर देता है, स्टेप्टोकोकस में है कि वो भी शॉक काज कर देता है। नीमोकोकस शॉक काज नहीं करता। जो प्रोमिनेंट इन्फेक्शंस ये बैक्टीरिया काज करता है, सबसे ज़्यादा जो डेंजरस चीज़ है कि ये बैक्टीरिया लोअर रेस्पिरेटरी
सिस्टम का इन्फेक्शन काज करता है। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स मौजूद हैं। लंग्स को लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्लासिफाई करते हैं तो ये लंग्स तक पहुंच जाता है और खुद से बैक्टीरिया ड्यू टू इट्स इन्वेसिव नेचर, या अपने टॉक्सिन्स की वजह से नहीं, अगर टॉक्सिन्स इस बैक्टीरिया के मौजूद हैं तो अभी तक करेक्टराइज नहीं हो सके। अभी तक जो कंसेप्ट है इसके रेफरेंस से कि बैक्टीरिया ड्यू टू इट्स इन्वेसिव नेचर लंग्स के सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है और एज अ रिजल्ट लंग्स में पस फॉर्मेशन होती है और जो कफ आउट आता है वो प्रोडक्टिव कफ आउट आता है। आप याद करो स्टेफ ऑरियस में भी ये कंडीशन थी कि प्रोडक्टिव कफ आउट आता है, बट स्टेफ ऑरियस में कफ आउट या स्पूटम का कलर येलो होता है। नीमोकोकस के केस में येलो नहीं होता, ओपेक होता है, थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर का होगा, येलो नहीं होता। एक और काम ये बैक्टीरिया करता है कि नेजोफेरिंक्स से पेनिट्रेट करके ये बैक्टीरिया इंटरनल ईयर मेम्ब्रेन जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का नेम भी देते हैं, उसका इन्फेक्शन भी काज कर देता है। और इस इन्फेक्शन के लिए वर्ड यूज किया जाता है let me open your chat box, otitis media। ईयर में मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है, एक्सटर्नल ईयर मेम्ब्रेन है, इंटरनल ईयर मेम्ब्रेन है। अगर बैक्टीरिया हमारे सिस्टम्स में से पास होके मेम्ब्रेन तक पहुंचे, जैसे कि नीमोकोकस पहुंच रहा है इन्वेड करते हुए, नेजोफेरिंक्स से इन्वेड कर रहे हैं और फिर ईयर तक पहुंच रहा है, ऐसी कंडीशन में डिजीज को कहते हैं ओटाइटिस मीडिया। और अगर बैक्टीरिया एक्सटर्नल साइड से एंटर हो जाए, बाहर वाली साइड से आपके ईयर्स में एंटर हो जाए और एक्सटर्नल ईयर मेम्ब्रेन का इन्फेक्शन काज करे, तो फिर इसको कहते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना। ओटाइटिस एक्सटर्ना। नीमोकोकस निमोनी ओटाइटिस मीडिया काज करता है। एक और प्रॉब्लम जो बहुत कम है लेकिन हो जाता है, दैट इज मेनिंजाइटिस। अब मेनिंजाइटिस को डिस्क्राइब करना मेरा निकाल ज़रूरत है। 2-3 दफ़ा हम मेनिंजाइटिस का वर्ड पढ़ चुके हैं कि ये क्या होती है। इन्फ्लेमेशन है मेनिंजीज की, और मेनिंजीज नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कार्ड के अराउंड मेम्ब्रेन्स हैं, तो उनका इन्फेक्शन काज करता है, स्पेशली नियोनेट्स में, अर्ली एज पे। दैट्स वाई इसे कहा जाता है नियोनेटल मेनिंजाइटिस। छोटी उम्र में, यंग एज पे ये डिजीज होती है, और जो बड़े हैं, यंग हैं या थोड़ा सा बड़ी एज में हैं, उनमें ये इन्फेक्शन नहीं होता। उनमें जो प्रोमिनेंट इन्फेक्शन है दैट इज निमोनिया, और ओटाइटिस मीडिया के चांसेस भी कम होते हैं। तो मेजर एक ही डिजीज है नीमोकोकस निमोनी की वजह से
वो है निमोनिया, और इस बैक्टीरिया के रेफरेंस से उसको कह दिया जाता है नीमोकोकल निमोनिया, नीमोकोकल निमोनिया। और इसमें मॉर्टेलिटी के चांसेस होते हैं 15, रिपोर्टेड है कि 15% केसेस रिकवर नहीं होते और उनकी डेथ होती है। तो न्यूमोकोकल निमोनिया लीथल डिजीज है, 15% मॉर्टेलिटी बहुत बड़ा रेट है। तो ये बैक्टीरिया निमोनिया की वजह से मॉर्टेलिटी में रोल प्ले करता है। समटाइम्स वुंड्स का भी इन्फेक्शन काज कर देता है, बट नॉट प्रोमिनेंट, सेंसिटिव बैक्टीरिया है तो आसानी से वुंड्स रिकवर हो जाते हैं। राइट बच्चों, कुछ पूछना चाहें आप, कोई सवाल करना चाहें? ओके, इफ नो क्वेश्चन तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे? एक्सक्यूज मी सर। जी बेटे, जी पूछें। जी बख्तावर। सर ये वाला बैक्टीरिया, ये ओटाइटिस मीडिया और ओटाइटिस एक्सटर्ना दोनों कॉज करता है? नो, ओटाइटिस मीडिया काज करता है क्योंकि ये हमारी बॉडी के टिश्यूज में से पेनिट्रेट करते हुए पहुंच रहा है, इंटरनल साइड से पहुंच रहा है, तो इंटरनल ईयर मेम्ब्रेन का इंफेक्शन काज करता है और उसके लिए यूज सर किया वो जाता एक्सटर्ना किसी और वजह से होता है? है। एक्सटर्ना मैंने वैसे ही आपको समझाया कि अगर बाहर से ओके। बैक्टीरिया एंटर हो जाए तो फिर डिजीज को आप ओटाइटिस एक्सटर्ना कहेंगे। लेटर ऑन जिन बैक्टीरिया में ये डिजीज डिस्कस होगी फिर वहां पे आपको बता दिया जाएगा। नीमोकोकस निमोनी ओटाइटिस मीडिया काज करता है। राइट। और सर जी जो फर्स्ट वाला केस था लंग्स में डिजीज कॉज करते, उसका नेम क्या था डिजीज का? नीमोकोकल निमोनिया। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू बेटे, थैंक यू। फॉर डायग्नोसिस सेम पैटर्न ऑप्ट करना होगा। 3 काम फिजिशियन को करना होते हैं। लेट मी रिपीट फॉर यू कि फिजिशियन क्लिनिकल केसेस से हिस्ट्री लेगा और हिस्ट्री की बेस पे क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेगा और बेस्ड अपॉन क्लिनिकल एग्जामिनेशन फिजिशियन को, क्लिनिशियन को एक्यूरेट सैंपल कलेक्ट करना होता है। आपको मैंने पढ़ा दी जो डिजीजेस ये बैक्टीरिया काज करता है। जस्ट फॉर मी आई वांट टू चेक कि बच्चे न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स किस लेवल तक बात को परसीव करते हैं। तो सायरा रफ़ी, आप बेटे अवेलेबल हो तो ज़रा माइक ऑन करें। सायरा, सायरा रफ़ी। ओके, कहीं बिजी होंगी ये। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, माइक ऑन कर लिया। अच्छा, अगर डिजीज हो, सायरा आप सुनो जरा, आपसे क्वेश्चन पूछने लगा हूं मैं। अगर नीमोकोकस निमोनी ने निमोनिया काज किया हो जो कि लंग्स का इंफेक्शन है, तो कौन सा सैंपल एक्यूरेट सैंपल होगा? जी सायरा, सायरा रफी। जी बेटे, बेटे आप बोलोगे? ओके सायरा, आप अपना माइक ऑफ कर लो। अगर आप बोल रहे हो तो आपकी वॉइस हमें नहीं आ रही, अदरवाइज शायद को एडजस्ट नहीं कर पा रहे।
तो काइंडली अपना माइक ऑफ कर ले सायरा। और स्टूडेंट्स कोशिश किया करें कि जब आप क्लास अटेंड करते हैं अपने ऑडियो को ज़रूर चेक कर लें कि क्या आप सुनने के साथ साथ अगर बोलना पड़े तो आप बोलने के काबिल भी हैं, इसको ज़रा चेक कर लिया करें। ओके, सना सुलेमान। यस सर। सर मेरे बेटे, ख्याल में जो सैंपल हम लेंगे वो स्पूटम होगा उसका, जब वो डीप वेरी कफ गुड, करेगा तो फिर। वेरी गुड, शाबाश। जब भी डीप रेस्पिरेटरी इंफेक्शन हो, कफिंग कर रहा हो क्लाइंट और प्रोडक्टिव कफिंग हो, तो मोस्ट सुटेबल एंड एक्यूरेट सैंपल स्पूटम होता है। दैट्स गुड, शाबाश। इन केस ऑफ सेप्टिसीमिया, ये तो सबको मेरे ख्याल पता होगा, सेप्टिसीमिया ब्लड एंड टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया प्लस टॉक्सिन अगर ब्लड में हो तो उसको सेप्टिसीमिया कहते हैं। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ब्लड सैंपल एक्यूरेट सैंपल होगा। ओटाइटिस मीडिया में जो ईयर से पस आ रही है वो आपका एक्यूरेट सैंपल होगा। मेनिंजाइटिस, हाँ ये पूछना चाहिए आप लोगों से, मेनिंजाइटिस हो तो फिर क्या एक्यूरेट सैंपल होता है, ये बताएगी मुझे अनीका ज़िया। अनीका बेटे आप अवेलेबल हो तो माइक ऑन करो। यस सर। हाँ, मेनिंजाइटिस के केस में कौन सा सैंपल ले सकते हैं अनीका, जो आपके जेहन में आता है यस बताएं सर। जरा। हाँ, कौन सा सैंपल मेनिंजाइटिस हो तो। मेनिंजाइटिस, लेट मी हेल्प यू। मेनिंजाइटिस ये डिजीज है मेनिंजीज की, और मेनिंजीज क्या चीज है, ये मेम्ब्रेन्स हैं जो कि नर्वस सिस्टम के अराउंड होती हैं सर और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड होती हैं। जी बेटा। सर हम इसमें फाइन नीडल एस्पिरेशन कर सकते हैं और मेनिंजेस से डायरेक्ट अगर हम ले लें टिश्यूज। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें CSF, शाबाश, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये मेनिंजीज के दरमियान जो स्पेस होती है वहां पर ये फ्लूइड होता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपका एक्यूरेट सैंपल होगा। दैट्स गुड। तो ये तीन काम तो करने हैं फिजिशियन ने, और फिर सैंपल लेबोरेटरी में भेज दिया जाता है। वहां जो काम पहला काम करेंगे वो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, और इस बैक्टीरिया में आप दो करेक्टर्स को स्टडी करेंगे, ग्राम पॉजिटिव टोकाई इन पेयर्स, ये तो आप ग्राम स्टेनिंग से देख लेंगे, और कैप्सूल को अगर ऑब्जर्व करना हो तो आप कैप्सूलर स्टेनिंग परफॉर्म कर लें। इसके बाद जो काम किया जाता है समटाइम्स, इसके कैप्सूल की बेटर विजिबिलिटी के लिए कि ज्यादा अच्छे तरीके से आप कैप्सूल को ऑब्जर्व कर सकें, एक रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है। मैं उसको टाइप कर रहा हूँ आपके लिए चैट बॉक्स में। उस रिएक्शन को कहते हैं क्विलिंग रिएक्शन। क्विलिंग रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि कैप्सूल की थिकनेस बढ़ा दी जाती है। कैसे बढ़ा देते हैं कि बैक्टीरिया को एंटीबॉडीज के साथ मिक्स किया जाता है, और जो एंटीबॉडीज यूज होती हैं वो कैप्सुलर मटेरियल के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होती हैं। इस बैक्टीरिया की कैप्सुलर एंटीजन के अगेंस्ट नॉन एंटीबॉडीज, उसके साथ अगर मिक्स किया जाए तो एंटीबॉडीज कैप्सूल के साथ अटैच हो जाती हैं और कैप्सूल की थिकनेस बढ़ जाती है, तो वोलन हो जाता है। इस रिएक्शन को कहा जाता है क्यूलिंग रिएक्शन। आप ये काम करके एंटीबॉडीज के साथ पहले मिक्स कर लें और फिर बैक्टीरिया को देखें, तो फिर आप हाईली प्रोमिनेंट कैप्सूल ऑब्जर्व कर पाते हैं। और ये न्यूमोकोकस निमोनी में ये टेस्ट किया जाता है।
ओके, रिमेनिंग काम उसी तरह से है कि आप इस बैक्टीरिया को कल्चर करेंगे, ब्लड एगर, चॉकलेट एगर, या जो भी आपको प्रैक्टिकल में मजीद मीडिया पढ़ा दिए जाए उन पर कल्चर कर लें, बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म कर लें, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है। और ये जैसे मैंने अभी बताया कि आप स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को यूज कर सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं आप अगर आपका सैंपल एक्यूरेट है। एक एडिशनल काम किया जाता है इस बैक्टीरिया में, पहले जितने हम पढ़ चुके हैं बैक्टीरिया उनमें डायग्नोसिस में ये वाला टेस्ट शामिल नहीं है। इस बैक्टीरिया पे परफॉर्म करते हैं कि एनिमल पैथोजेनेसिटी चेक कर लेते हैं, एनिमल पैथोजेनेसिटी। माइस में आप कर सकते हैं, क्या करेंगे, बैक्टीरियल कल्चर को इंट्रापेरिटोनियल कैविटी में, पेरिटोनियल कैविटी में बैक्टीरिया को इंजेक्ट कर दें। 1 to 3 डेज में माइस की डेथ हो जाती है। तो फॉर कंफर्मेशन कि बैक्टीरिया पैथोजेनिक ही है, आप एनिमल पैथोजेनिसिटी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ट्रीटमेंट इसकी सेम है क्योंकि ये भी स्ट्रेप्टोकोकस है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है। इन टाइम अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो ये बैक्टीरिया भी पेनिसिलिन को रेस्पॉन्ड करता है, और जिन इंडिविजुअल को पेनिसिलिन एलर्जी हो उनमें आप कोई और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं। कुछ मैंने आपको लिखवा दी हैं, बाकी लेटर ऑन हम आप पढ़ते रहेंगे। तो सेंसिटिव है। अच्छा, इस बैक्टीरिया की वैक्सीन भी अवेलेबल है बल्कि पॉलीवेलेंट नीमोकोकल वैक्सीन मौजूद है। पॉलीवेलेंट नीमोकोकल वैक्सीन, ये वैक्सीन कमर्शियली अवेलेबल है। 23 इसमें डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं नीमोकोकस निमोनी के कैप्सूलर एंटीजन की बेस पे। तो बहुत से मुल्कों में ये वैक्सीन यूज की जाती है जहां पर नीमोकोकल निमोनिया से फ्रीक्वेंटली डेथ होती है, वहां पर ये पॉलीवेलेंट वैक्सीन लगा दी जाती है। जो हमारा रूटीन का वैक्सीनेशन का स्केड्यूल है विच इज फॉलोड इन पाकिस्तान, उसमें ये वैक्सीन शामिल नहीं है। विद दिस आज का लेक्चर मेरा यहीं तक था। बच्चों, आप कोई सवाल करना चाहें, कोई क्वेश्चन करना चाहें तो मैं आपको वेलकम करूंगा। आप कोई क्वेश्चन करना चाहें? सर वैक्सीन का नाम रिपीट कर दे। फातिमा, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आई, थोड़ा आराम से दोबारा बोले। सर वैक्सीन का नेम रिपीट कर दें प्लीज। वैक्सीन मैं चैट बॉक्स में टाइप कर देता हूँ बेटे, पॉलीवेलेंट नीमोकोकल वैक्सीन, और इसमें 23 स्ट्रेन्स है। दैट्स वाई अगर एक से ज्यादा स्ट्रेन्स हों फिर इसको पॉलीवेलेंट कहा जाता है, पॉलीवेलेंट नीमोकोकल वैक्सीन। कमर्शियली अवेलेबल है, डिफरेंट कंट्रीज में इसे यूज किया जाता है, लेकिन हमारे मुल्क में रूटीन में यूज नहीं करते हैं। एंड लास्ट नॉट मोर देन 1-2 मिनट मजीद आपके लूँगा। एक बैक्टीरिया और है जो ह्यूमन में डिजीज काज कर देता है, स्ट्रेप्टोकोकस की ही स्पीशीज है। उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। लाइक अदर स्ट्रेप्टोकोकल स्पीशीज
ये बैक्टीरिया डिजीज काज करता है, आपको बताना इसलिए ज़रूरी है। सारी चीज़ें, इस बैक्टीरिया की सारी चीज़ें, सारी डिजीज़ कॉमन हैं विद स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। एक स्पेशल डिजीज़ है जो कि ह्यूमन में स्ट्रेप्टोकोकस की इस स्पीशी की वजह से हो जाती है, और उसका आपको पता होना चाहिए। बैक्टीरिया का नेम है स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्सी। ये बैक्टीरिया का नेम है स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्सी। वैसे तो ये एनिमल पैथोजन है, एनिमल्स में मैस्टाइटस कहा जाता है, एनिमल्स में मैस्टाइटस, एनिमल्स में, ह्यूमन में नहीं, एनिमल्स में स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्सी मैस्टाइटस कहा जाता है। मैस्टाइटस ये मेमोरी टिश्यू की डिजीज है, एनिमल्स में ये बैक्टीरिया काज करता है। लेकिन ह्यूमन में भी ये बैक्टीरिया एक प्रॉब्लम काज करता है जिसको हाईलाइट करना ज़रूरी है। रिमेनिंग, दोबारा से कह रहा हूँ, रिमेनिंग सारे करेक्टर्स, रिमेनिंग तमाम डिजीजेस स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस की तरह हैं, लेकिन जो मेजर इन्फेक्शन होता है इस बैक्टीरिया की वजह से वो है एडल्ट्स में, और स्पेशली वुमेन में आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड या एबॉर्शन। ऐसे केसेस में ये बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, यानी कि ये जेनिटल डिसऑर्डर्स काज करता है। नो डाउट रेट बहुत कम है, लेकिन अगर ये डिजीज हो जाए, जेनिटल डिसऑर्डर्स हो जाए इस बैक्टीरिया की वजह से, पर चांस एंट्री हासिल कर जाए रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, स्पेशली इन फीमेल्स, और वो फीमेल्स अगर प्रेग्नेंट हैं तो उनमें ये बैक्टीरिया ओकेजनली, फ्रीक्वेंट नहीं है। जहाँ पे इस सिस्टम का कोई बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया आएगा वो आपको डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा। ओकेजनली बहुत कम रेट है, कभी कभार ये बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स में, तो डैमेज काज कर सकता है। जो एक्चुअल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के बैक्टीरिया वो लेटर ऑन हम पढ़ेंगे। ये बस चूंकि ये ह्यूमन में कभी कभार इसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है तो इसलिए इसका जिक्र करना जरूरी था। राइट बच्चों, कुछ पूछना चाहें आप, कोई सवाल करना चाहें? ओके, आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने बड़ों का एहतराम किया करें। अल्लाह ताला ने आपको पेरेंट्स की नेमत से नवाजा हुआ है तो अपने पेरेंट्स की लाजमी खिदमत करें। उनके एहसानात का बदला तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये हमारे बुनियादी फ़राइज़ में शामिल है कि अब हम अपने वालिदैन की खिदमत करें। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सलामती दे।